प्रताप नगर के राजा प्रताप सेन को अलग अलग तरह के पक्षी और पशु पालने का बहुत ही शौक था। इसके लिए उन्होंने अपने राजमहल के नजदीक ही एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया था, जिसमें अलग अलग तरह के पक्षी जाते थे। उसके राज्य में कोई भी ऐसा व्यापारी आता जो पक्षियों को बेचता, तो राजा प्रताप सेन उससे मुंह मांगी कीमतों पर अपनी पसंद के पक्षी खरीदा करता था। इसके अलावा वह खुद भी साल में एक बार जंगल में पशु पक्षी पकड़ने के लिए जाया करता था। एक बार राजा जंगल गया। वहाँ पर राजा ने कई तरह के तोते और दूसरे पक्षी पकड़े। तभी राजा की नजर एक हिरन पर पड़ी। राजा ने फंदा डालने के लिए रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागते भागते झाड़ियों में गुम हो गया और राजा के हाथ ना लग सका। राजा बड़ा ही मायूस होकर वापस अपने महल की तरफ लौटने लगा, लेकिन वह रास्ता भूल चुका था। हिरन का पीछा करते हुए वे जंगल में न जाने कितनी दूर तक आ गया था। उसके आसपास घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह सोचने लगा कि इस घने जंगल में रुकना ठीक नहीं है। उसे किसी एक रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि वे महल में पहुंच जाए या अपने साथियों से मिल जाए। यह सोचकर राजा एक सीधे रास्ते पर चल पड़ा। राजा को चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी, परंतु उसे कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अब सूरज भी ढलने लगा था, लेकिन अंधेरा होने से पहले राजा को एक पगडंडी मिल गई और वह उस पगडंडी पर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे रोशनी नजर आने लगी। राजा उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ता गया। नजदीक पहुंचने पर उसे पता चला कि वह एक झोंपड़ी थी और झोंपड़ी के आगे एक किसान और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। किसान राजा को देखकर बहुत ही हैरान हुआ और घबराते हुए कहने लगा, महाराज आप यहाँ पर? राजा कहने लगा, मैं यहाँ पर पक्षी पकड़ने के लिए आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए मैं रास्ता भूल गया। अब मैं रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उस किसान ने बेचैन होकर कहा, महाराज यह सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है, मगर आप यहाँ पर कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? अगर मैं भी एक किसान होता तो क्या राजमहल के शाही मुलायम बिस्तर पर सोता? इसके बाद किसान ने राजा के घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसके सामने खाने के लिए कुछ घास भी डाल दी। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम कलवा है। राजा ने कहा, अच्छा अगर कुछ खाने का सामान हो तो मेरे लिए ले आओ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। किसान कहने लगा, हुजूर मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस कुछ सूखी हुई रोटियां पड़ी है, वे आप खा नहीं पाएंगे। राजा कहने लगा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं वह रोटियां खा लूंगा, तुम बस ले आओ। किसान हैरानी से राजा को देखने लगा और फिर सुबह की बनी हुई बासी रोटियां ले आया। राजा ने रोटियां खाई, पानी पिया और फिर ईश्वर का धन्यवाद किया। बहुत ज्यादा थके होने के कारण राजा को जल्दी ही नींद आ गई। जब सुबह हुई तो राजा अपने वापस जाने की तैयारी करने लगा और किसान से बोला, कलवा अगर तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझे जरूर मिलना। अब तुम मुझे रास्ता बता दो, मैं चलता हूँ। कलवा जब राजा को रास्ता दिखाने के बाद वापस अपनी झोंपड़ी में लौटा तो इसने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ में एक सोने की माला थी। पत्नी कहने लगी, जिस जगह पर महाराज सोए हुए थे वहाँ पर ये माला पड़ी हुई थी। किसान ने अपनी पत्नी के हाथ से
वह सोने की माला ले ली और कहने लगा, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी के अभी राजमहल जाना चाहता हूँ और यह सोने का हार मैं वापस महाराज को दे दूंगा। पत्नी कहने लगी, यह तुम क्या कहते हो जी? घर आई हुई दौलत को क्यों ठुकरा रहे हो? और फिर पत्नी गुस्से में कहने लगी, तुमने कोई चोरी थोड़ी ना की है, इसे बेचकर हम आराम की जिंदगी गुजारेंगे। कलवे ने उस सोने की माला को उलट पलट कर देखा, उसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। अपनी पत्नी की बात सुनकर कलवा गुस्से में कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम सोच समझकर बात किया करो। ये सोने का गहना ना तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है और ना ही मेरी मेहनत की कमाई, तो फिर हम इसे नहीं रख सकते। मैं इसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब इससे ज्यादा कुछ बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, चुपचाप तुम रोटियां बना दो। उसी दिन शाम होने तक कलवा राजमहल में पहुंच गया। पहरेदारों ने कलवे को महल के दरवाजे पर ही रोक लिया। वे उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। कलवे ने पहरेदारों से बहुत विनती की, परंतु फिर भी वे नहीं माने। आखिरकार कलवे ने पहरेदारों से कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे अंदर मत जाने दो, लेकिन महाराज से केवल इतना कह दो कि कल शाम वाला कलवा आया है। पहरेदार उसकी इस बात को मान गए और यह खबर अंदर महाराज तक पहुंचा दी गई। महाराज के आदेश पर फौरन ही कलवे को अंदर बुलाया गया। कलवे ने महाराज को प्रणाम करने के बाद वह सोने की माला महाराज के सामने रख दी। महाराज इस बात से बहुत ही खुश हुए और कलवे को कहने लगे, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। यह सोने की माला मैंने जानबूझकर वहाँ पर छोड़ी थी। कलवा हैरान होकर कहने लगा, जी हुजूर, जानबूझकर? राजा ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। अब तुम उस परीक्षा में खरे उतरे हो, तो अब तुम इनाम के हकदार हो। देखो, ऐसा है कि मैं तुम जैसे ईमानदार आदमी की बहुत ही कद्र करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज दरबार में एक खजांची की नौकरी देता हूँ। क्या तुम्हें यह मंजूर है? कलवा कहने लगा, हुजूर, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जो भी हुक्म देंगे मैं हाजिर हूँ। वैसे तो महाराज, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, फिर भी आप जो चाहेंगे मैं वही करूँगा। और फिर कलवे ने वहीं पर महल में रहकर खजांची का पद स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद कलवे ने अपनी पत्नी को भी वहीं पर बुला लिया। महाराज ने कलवा और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान मकान की व्यवस्था कर दी। एक खजांची के तौर पर कलवा पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करने लगा। महाराज कलवे के काम से बहुत ही खुश थे। इसके अलावा महाराज कभी कभी कलवे से अपने राजपाट के कार्यों में सलाह मशवरा भी कर लिया करते थे और राजा को अपने खजांची की दी हुई सलाह भी बहुत ही पसंद आती थी। इस प्रकार कुछ दिन बीते। इधर महाराज की पत्नी को महाराज के द्वारा खजांची के साथ सलाह मशवरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे अक्सर महाराज से कहा करती थी कि महाराज, आप अपने खजांची से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि असल में तो यह एक गरीब किसान ही है। आपने इसे जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया है। परंतु महाराज जानते थे कि कलवा एक बहुत ही ईमानदार और समझदार आदमी है और वे अपनी पत्नी की बातों को अनसुनी किया कर देते थे। असल बात यह थी कि उनकी पत्नी का सगा भाई भी राजमहल में ही रहा करता था और रानी ये चाहती थी कि महाराज उनके भाई को अपना सलाहकार बनाएं। एक दिन वह महाराज से कहने लगी, महाराज, आप हमेशा अपने खजांची से ही सलाह करते रहते हैं।
आप कभी मेरे भाई को भी मौका दीजिए। उसमें भी बुद्धि और समझदारी की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि वह आपके खजांची से भी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार है। महाराज कहने लगे, रानी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे भाई और अपने खजांची दोनों की बुद्धि की एक परीक्षा रखते हैं। इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। अगर तुम्हारा भाई इस परीक्षा में खरा उतरा तो फिर हम उसे अपने दरबार में अपना सलाहकार बना लेंगे। रानी कहने लगी, ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर महाराज ने अपने खजांची और रानी के भाई को अपने पास बुलाया। उन दोनों से कहा कि आप दोनों तैयार रहें और मेरे साथ चलें। राजा अपने खजांची और रानी के भाई को लेकर अपने महल से कुछ दूर पहुँचे, जहाँ एक खुले मैदान में एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। महाराज ने रानी के भाई सुदर्शन से कहा, सुदर्शन, तुम यह जो मिट्टी का बहुत बड़ा सा ढेर देख रहे हो, तुम्हें इस मिट्टी को सोने में बदलना है और तुम्हारे पास 20 दिन का समय है। इतना कहकर महाराज वहां से चले गए और फिर वे अपने खजांची को लेकर एक दूसरी जगह पर गए। वहां पर भी एक खुले मैदान में वैसा ही मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। तब राजा ने अपने खजांची से कहा कि आपको इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना है और आपके पास भी इस काम के लिए सिर्फ 20 दिन का समय है। इस दौरान राजा की पत्नी भी उन्हीं के साथ थी और फिर दोनों राजा रानी वापस महल में आ गए। वे लोग 20 दिन की अवधि बीतने का इंतजार करने लगे। इस दौरान रानी का भाई, जो कि मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदला जाए, ये सोच सोच कर बहुत ही परेशान हो रहा था। और फिर आखिर में उसे ऐसा लगा कि शायद राजा का कहना यह था कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई खजाना दबा हो। यह सोचकर वह मिट्टी के ढेर से मिट्टी हटाने लगा और उस जगह को खोदने लगा, परंतु उसे कोई लाभ ना हुआ। वहाँ पर उसे कोई सोना नहीं मिला और वे थक हार कर बैठ गया। अब 20 दिन के समय अवधि पूरी हो चुकी थी। राजा और रानी दोनों ने ही ये निश्चय किया कि अब वे जाकर देखेंगे कि उनकी दी गई परीक्षा में कौन खरा उतरा है। राजा रानी सबसे पहले उस जगह पर गए जहाँ रानी का भाई था। वहाँ पहुँचने पर दोनों ने देखा कि मिट्टी का ढेर वैसे का वैसा ही था और रानी का भाई सिर पर हाथ रखे एक तरफ बैठा हुआ था। यह देखकर राजा और रानी दोनों को ही हैरानी हुई। इसके बाद राजा उस जगह पर पहुंचा जहां खजांची को ये काम दिया गया था और जब राजा और रानी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर मिट्टी का ढेर मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कई तरह के मिट्टी के बर्तन मौजूद थे, जैसे घड़ा, सुरैया आदि। खजांची राजा को देखते ही उनके पास आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, यह जो सामान आप देख रहे हैं, ये इस मिट्टी के ढेर से बनाया गया है। मैंने कई कुम्हारों को काम पर लगाकर यह सब तैयार करवाया है और ये बिल्कुल तैयार हैं। मैं इन्हें बाजार में बेचकर ढेरों सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर सकता हूँ। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। ये सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपनी रानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो महारानी जी, देखा आपने, हमारे समझदार खजांची ने उस मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदला, जबकि दूसरी तरफ आपका भाई हमारी परीक्षा में असफल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या हमारा खजांची से सलाह मशवरा करना गलत है?
राजा की बात को सुनकर रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, महाराज, आपने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है। आज के बाद मैं कभी भी आपसे इस बारे में शिकायत नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से राजा की नजरों में अपने खजांची की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक देश था मूर्खपुर। वहाँ का राजा मूर्ख था। वहाँ का मंत्री, सेनापति, सिपाही, यहाँ तक कि प्रजा भी मूर्ख थी। एक दिन किसी चील के पंजे से छूटकर एक मछली राजा के महल में आ गिरी। दुर्भाग्य से महल में कोई नहीं जानता था कि मछली जैसा प्राणी भी संसार में होता है। बस सारा महल उस मछली के आसपास जमा हो गया। राजा बोले, मंत्री जी, पता करो यह किस लोक का प्राणी है, यहाँ कैसे आया और क्या चाहता है। महाराज, कैसे पता करूं? यह ना तो बोलता है ना हिलता है। मूर्ख, इतनी ऊंचाई से यदि तुम्हें फेंक दिया जाए तो क्या तुम आसानी से बोल सकोगे? इसके दिमाग में जरूर कुछ टूट-फूट हो गई है। तुरंत वैद्य जी को बुलाओ, हम इस प्राणी से बात करना चाहते हैं। लेकिन सरकार, वैद्य जी तो आपसे 2 महीने की छुट्टी लेकर यमराज को खोजने गए हैं। उन्हें कहाँ से खोजूं? ठीक है, उन्हें यमराज को लाने दो। हमें यमराज से भी अपना हिसाब चुकाना है। तुम ऐसा करो, पड़ोसी देश से किसी अच्छे वैद्य को पकड़कर ले आओ। जल्दी जाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री तुरंत रुपयों से भरी थैलियां लेकर पड़ोसी राज्य में गया। वहाँ के सबसे बुद्धिमान वैद्य से मिला और उसे बोला, ये थैलियां लो और तुरंत मेरे साथ चलो मूर्खपुर। वहाँ राजा के महल में कोई दूसरे लोक का प्राणी आया है, बीमार है, देखकर दवा दे देना। वैद्य बोले, कहाँ जाना है? मूर्खपुर? ना बाबा ना, हम बुद्धिमानों का वहाँ भला क्या काम। मंत्री सोचने लगा, लालची लगता है, बहाने बना रहा है, एक थैली और अधिक देनी पड़ेगी। मंत्री बोला, नहीं नहीं वैद्यराज, अगर आप नहीं जाओगे तो वह मर जाएगा। यह लो, एक थैली और ले लो। अगर वह अच्छा हो गया तो और मिलेंगी। सच? वैद्य सोचने लगे, आती लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। मूर्ख तो हैं ही, इनको मूर्ख बनाना और आसान होगा। और तीनों थैलियां समेटकर वैद्यराज जी मंत्री के साथ मूर्खपुर जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी से बोले, मैं जल्द ही आ जाऊंगा, ये थैलियां संभाल कर रख लो। जी स्वामी। मूर्खपुर पहुंचकर मंत्री वैद्यराज जी को लेकर सीधा राजा के महल में पहुंचा। आइए वैद्य जी, आइए। महाराज, मरीज कहाँ है? क्या हो गया उसे? उत्तर में राजा ने कमरे में बिछे कीमती बिस्तर की ओर संकेत कर दिया। मरीज वहाँ है, ना हिलता है ना डुलता है। उसे ऐसी दवा दीजिए कि फौरन उठ बैठे। महाराज उससे बातें करना चाहते हैं। वैद्य जी बिस्तर के पास गए, कीमती शाल उठाया तो सिट पिटा गए। बिस्तर पर मरी हुई मछली पड़ी थी। बाप रे, यह तो मरी हुई मछली है। बुरा फंसा, सारे मूर्ख हैं। सच बात कह दूंगा तो फांसी पर चढ़ा देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ सोचकर वैद्य जी ने ठीक किसी रोगी की तरह उस मछली को देखना शुरू किया। महाराज बोले, कैसी तबीयत है हमारे मेहमान की? ठीक नहीं है महाराज, इसे तुरंत हवा चढ़ानी पड़ेगी, किसी ऊंचे पेड़ पर बिठाना पड़ेगा। सुनते ही मूर्खपुर का राजा फूलकर कुप्पा हो गया। सुनते हो मंत्री जी, हमारा मेहमान ठीक हो जाएगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुरंत वैद्य जी को पेड़ पर टांगो, नीचे खुद चौकसी करो।
जब तक मेहमान में पूरी हवा ना भरी जाए, वैद्य जी को पेड़ से उतरने मत देना। ऐसा ही होगा महाराज। फिर फंसा। लगता है इस बार शनि जान लेकर ही रहेगा। कहाँ आ फंसा मूर्खों के बीच। मछली को हाथ में पकड़ वैद्य जी चले। उनके पीछे पीछे नंगी तलवार नचाता मंत्री चला। दोनों बाग में पहुँचे। मंत्री बोले, लो यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, बोलो किस पेड़ पर हवा अच्छी भरी जाएगी। वैद्य सोचने लगे, किस पेड़ पर बताऊं, बचने का रास्ता कहीं नहीं है। हाँ, वह जो सामने वाला पेड़ है उस पर चढ़कर उस पार कूदा जा सकता है। मंत्री जी, वह पेड़ ठीक रहेगा। बस मछली को जेब में रखकर वैद्य जी सामने वाले पेड़ पर जा चढ़े। मंत्री नंगी तलवार लिए पेड़ के नीचे पहरा देने लगा। जब हवा भर जाए तो आवाज दे देना। वैद्य जी पेड़ पर चढ़कर एक मोटी शाखा पर बैठ गए और मौका देखते ही उस पार कूद गए। जब तक मंत्री की निगाह उन तक पहुंचती, उससे पहले ही वे उस पार कूदकर एक झोंपड़ी पर जा गिरे। जैसे ही भारी भरकम वैद्य जी झोंपड़ी पर गिरे, झोंपड़ी का छप्पर टूट गया और वैद्य जी अंदर जा गिरे। चूल्हे पर सालन रखा था। एक मूर्ख रोटियों का आटा गूंद रहा था। वैद्य जी सालन पर गिरे। सालन बिखर गया और मूर्ख चिल्लाने लगा, चोर चोर। वैद्य बोले, चिल्लाओ मत, मुझे यमराज ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए, मगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तुम भूखे हो, ये लो मछली, तुम्हारा सालन बिखर गया है, इसको बनाकर पेट भरो। तब तक मैं बाहर इंतजार करता हूँ। और उस मूर्ख के हाथ में मछली पकड़ाकर वैद्य जी तुरंत बाहर निकल आए। मछली पाकर वह मूर्ख अंदर नहीं रुका। चाकू लेकर वैद्य जी के पीछे पीछे बाहर आ गया। उसे बाहर आता देख वैद्य जी परेशान हो उठे। कहाँ जा रहे हो यमराज जी के दूत? तुम मछली छीलकर सालन बनाओ, तब तक मैं एक और को ले आऊं। वैद्य जी चले गए तो मूर्ख मछली छीलने बैठ गया। गंध लेता एक कुत्ता भी वहां आ पहुंचा। अचानक मूर्ख के हाथ से मछली फिसलकर दूर जा गिरी और अचानक कुत्ता मछली पर झपटा। जब तक मूर्ख उठता, वह कुत्ता उस मछली को लेकर भाग गया। हाय मेरी मछली! कुत्ता मछली को ले भागता हुआ एक खेत की ओर लपका। खेत की रखवाली करते किसान ने उसे देखा तो बड़ा सा पत्थर उस कुत्ते को दे मारा। मर कमबख्त, खेत खराब करने आ रहा था, अब मजा चख। पत्थर सीधा कुत्ते की पीठ पर पड़ा। वह मछली को वहां छोड़कर उल्टे पैर भागा। कुत्ता भाग गया तो किसान लाठी उठाकर वहां आया जहां मछली पड़ी थी। पास ही एक मूर्ख व्यक्ति सिर पर घड़ा उठाए जा रहा था। किसान ने उस मछली को लाठी इतने जोर से मारी कि मछली के साथ एक पत्थर भी जोर से उड़ा और उस जा रहे व्यक्ति के घड़े पर जा गिरे। उसी क्षण उसका घड़ा फूट गया। वह मूर्ख व्यक्ति बोला, अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? यह शीरा जमींदार ने मंगाया था चाटने के लिए। अब उसे सारी बात बताऊंगा तो वह तेरी खाल खिंचवा देगा। क्षमा करना भाई, बड़ी भूल हो गई, जरा ठहरो। किसान तुरंत खेत पर गया। वहां एक मटके में उसने पीने का पानी रखा हुआ था। पानी फेंक वही मटका उठा लाया। इस शीरे को इसमें भर लो, मुझ पर रहम करो। ठीक है। और दोनों ने मिलकर जमीन पर बहता हुआ शीरा उस मटके में भर दिया। मछली शीरे में बुरी तरह सन गई थी। किसान ने उसे भी शीरा समझकर घड़े में डाल दिया। शीरे का मटका लेकर नौकर जमींदार की हवेली में पहुंचा तो जमींदार जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। आओ आओ, शीरा ले आए, लाओ
इसे थाली में डाल दो। मगर नौकर ने जैसे ही शीरा थाली में डाला तो जमींदार बोला, इस शीरे में कंकड़ क्यों हैं? अरे, शीरे में ये पूरी चट्टान कहाँ से आ गई? उफ, इसमें इतनी बदबू, इसे बाहर फेंक दो, ये सड़ गया है। नौकरों ने शीरे का मटका गांव के चौराहे पर ले जाकर फोड़ दिया। नौकरों के जाने के बाद अचानक एक चील की दृष्टि शीरे में लिपटी मछली पर पड़ी। वह उसे उठाकर आकाश में उड़ गई। उधर मूर्खपुर का राजा मूर्खराज अपने महल के छत पर बैठा खाना खा रहा था। सामने ही वैद्य जी को बांधकर खड़ा किया हुआ था। मंत्री जी, तो तुमने इस मूर्ख को पकड़ ही लिया। क्या कहता है ये? महाराज, ये कहता है कि इसने आपके मेहमान को हवा भरने के लिए यमराज के यहाँ भेजा है। क्यों वैद्य जी, क्या ये सच बोल रहा है? हाँ हाँ महाराज, आप मुझे जाने दें, मैं आपको क्यों छोड़ूं? हमारे वैद्य जी भी तो यमराज को बुलाने गए हैं। वही हमारे मेहमान को भी ले आएंगे हवा भरकर, तब तुम्हें छोड़ देंगे। मंत्री जी, इन्हें कुछ खिला पिला दो। राजा का इतना ही कहना था कि उसके सामने रखे शोरबे की प्लेट में कोई चीज गिरी। थोड़ी ही देर में महाराज बोले, अरे, यह तो हमारा मेहमान है। मंत्री जी, यमराज के पास से हमारा मेहमान वापस आ गया। मंत्री जी, यमराज इतना कंजूस है कि हवा भर कर इसे भूखा ही भेज दिया, तभी तो यह सीधे शोरबे की प्लेट में गिरा। रसोइये, हमारे मेहमान को शोरबे में तब तक पड़ा रहने दो जब तक इसका पेट ना भर जाए। और मंत्री जी, वैद्य जी को छोड़ दो, इन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला था। वहाँ से छूटकर वैद्य जी ऐसे भागा कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मूर्खों से धन तो ऐंठा जा सकता है, मगर उनके चिंगूल से छूटना मुश्किल होता है। धन्यवाद।